Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 7th of the November 2023 we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज जो एक आर्टिकल छपा है ए टेलीको डबल डिप अटेम्प्ट दैट थ्रेटन्स नेट न्यूट्रलिटी। इस आर्टिकल को लिखा है आर एस शर्मा जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के फार्मर चेयरमैन रह चुके हैं, और सुनील वाजपेयी ये फार्मर प्रिंसिपल एडवाइजर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इन लोगों ने जो एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, जैसा कि नेट न्यूट्रलिटी को जो हम देख रहे हैं कि टॉपिक में है, और ये अक्सर न्यूज़ में रहता है, और ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टर्मिनोलॉजी को लेकर के। अगर देखा जाए तो ट्राई ने एक कंप्रहेंसिव कंसल्टेशन के लिए एक कंसल्टेशन के लिए रिक्वेस्ट किया, गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद एक जो रेगुलेटर हैं ओवर द टॉप जो ओटीटी प्लेटफार्म है उनसे रेफरेंस में एक कंसल्टेशन पेपर लाया गया। एक्चुअल में देखा जाए जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि जो ओटीटी प्लेटफार्म है वो उससे रेवेन्यू शेयर करें। तो टेलीकॉम कंपनियों का एक्चुअल में जो ट्रेडिशनल रेवेन्यू है स्पेशली वॉइस कॉल से और शॉर्ट मैसेज सर्विस यानी एसएमएस से आता है, लेकिन ओटीटी सर्विस उससे फ्री है। अब देखा जाए तो इससे होता है कि जो टेलीकॉम कंपनी है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, फिर उसको अपग्रेड करने में। तो उससे क्या होता है कि जो डाटा का ट्रैफिक है, डाटा का खर्च है ओटीटी के आने की वजह से बहुत तेज़ खर्च हो रहा है। इसकी डाटा की ट्रैफिक बढ़ गई है, उसे हैंडल करना भी काफ़ी ज़्यादा टफ हो रहा है। इससे क्या होता है कि जो रेवेन्यू शेयर की बात आती है, रेवेन्यू जो राइज हो रहे हैं ओटीटी के तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि वो चाहते हैं उससे अलग से उनमें शेयर करें, क्योंकि इन्होंने क्या किया है लाइसेंस लिया है, लाइसेंस फी देते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं, जबकि ओटीटी प्लेटफार्म इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए पर अपने ओटीटी प्लेटफार्म को चला रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो ओटीटी सर्विसेज हैं एक्चुअल में डाटा कंजप्शन हो रही है इससे बहुत ज़्यादा, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां का जो ये कहना है क्या ये नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में है, उसके डिफिनीशन के एम्बिट में आता है या उसके खिलाफ है। अगर देखा जाए तो जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, ये ऐसे चीज़ें हैं जो एक्चुअल में उनका शेयर बहुत बड़ा है बैंडविड्थ जो स्पेक्ट्रम का होता है। और देखा जाए तो ये जो स्ट्रीमिंग है एक्चुअल में देखा जाए तो ये प्लेटफॉर्म फ्री राइडर की तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी टेलीकॉम कंपनियां बनाई हैं वो मेंटेन कर रही हैं, उनसे उनको डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। लेकिन अगर ये देखा जाए, अगर इस तरह के आर्गूमेंट दिए जाएँ, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल में नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के खिलाफ है। अगर कोई भी ओटीटी प्लेटफार्म चल रहा है तो नेट डाटा खर्च कर रहा है, तो डेटा अगर खर्च हो रहा है उससे टेलीकॉम कंपनियों को फ़ायदा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, 5, 6, 3 GB डाटा पर डे रिचार्ज करा रहे हैं, तो उनके कंपनियों का फ़ायदा। लेकिन कंपनियों को ऐसा लग रहा है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है इसलिए हमको उसमें शेयर मिलना चाहिए। अब बात ये आती है कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं एक्चुअल में जो नेट प्रोवाइड कराती हैं, जो स्पेक्ट्रम उन्होंने लिया है सरकार से, क्या वो नेट या इंटरनेट या स्पेक्ट्रम उनका है? तो बिल्कुल नहीं। अगर टेलीकॉम की जो कंपनियों की डिफिनेशन आती है, जो स्पेक्ट्रम है या जो हम देखते हैं बैंडविड्थ है, वो एक्चुअल में इन लोगों को वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। इंटरनेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, या जो स्पेक्ट्रम है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है साइंटिफिक लैंग्वेज में भी और ये लीगल मैटर में भी। अगर देखा जाए तो टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस सिर्फ इसलिए दिया जाता है वो पर्टिकुलर बैंडविड्थ को, इंटरनेट को यूज करें और लोगों को वॉइस कॉल और डाटा की सर्विस प्रोवाइड कराएं, और ये उनको सिर्फ एक्सेस करने के लिए दिया गया, यानी कंपनियां इनको एक्सेस दिया गया है वो कंज्यूमर के बीच सर्विस प्रोवाइड करें, डाटा को बेचें। लेकिन इंटरनेट किसी टेलीकॉम कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो भारत सरकार की प्रॉपर्टी है। जो स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ है वो भारत सरकार की प्रॉपर्टी है, सिर्फ इनको प्रयोग करने के लिए दिया गया। इसलिए देखा जाए तो इनका जो आर्गूमेंट है वो गलत है। अगर देखा जाए ओटीटी प्लेटफार्म हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं इंटरनेट एक्सेस के लिए, और अगर देखा जाए तो जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क हैं वो क्रिएट करते हैं, बहुत सारे पाथ क्रिएट करते हैं, जिससे कि कैपेसिटी है टेलीकॉम कंपनी को बढ़ानी पड़ रही है अपनी इंटरनेट डिलीवरी की, लेकिन अल्टीमेटली फ़ायदा उन्हीं का हो रहा है। अब टेलीकॉम कंपनियां
चाहती हैं इस डिमांड को कैपिटलाइज किया जाए। जो डिमांड बढ़ रही है OTT प्लेटफॉर्म की वजह से, वो चाहती हैं इसे कैपिटलाइज किया जाए, उनको एक पूंजी इकट्ठा मिल जाए और इस तरीके से जो कनेक्टिविटी बात कर रहे हैं इंटरनेट की, जो सब्सक्राइबर वो चार्ज करते हैं वहाँ पर वो चाहते हैं कि उनको पैसा मिले, साथ ही साथ यहाँ पर भी उनको पैसा मिले, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अब दूसरी बात ये आती है, अगर इंटरनेट जो है कनेक्टिविटी अगर जो होती है कहीं कहीं बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो इंटरनेट होता है, बिल्कुल काम नहीं हो पाता है, तो कंपनियां उसके लिए स्वयं जिम्मेदार नहीं अपने आप को मानती हैं। और अगर देखा जाए तो कंपनी इसके लिए कहती क्या है कि उनको उससे मेंटेन करने के लिए और भी पैसे चाहिए, यानी अपग्रेड करने के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए प्राइस से बढ़ा देती हैं। ऐसा जो है रूल बुक में भी है कि उनको पैसे की आवश्यकता हो उसको अपग्रेड करने में तो कास्ट बढ़ा देंगे, जैसा कि हम देखते हैं धीरे धीरे डेटा सर्विस की कास्ट बढ़ रही है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली बात है कि क्या फेयर मार्केट है, ये जो रिक्वायरमेंट चल रही है क्या इसके लिए फेयर मार्केट है, जो कास्ट और बेनिफिट है ट्रांजैक्शन होने पर क्या वो प्राइस एक्चुअल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब हमें यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर कुछ भी इस तरीके की अटेम्प्ट प्रयास किए जाते हैं क्रॉस सब्सिडाइज इंस्टीड ऑफ फुली अकाउंटिंग फॉर द कास्ट कुड वारंट स्क्रूटनी फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर कुछ भी ये लोग ऐसा करते हैं तो वहाँ पर तुरंत जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो तुरंत आगे आ जाएगा और ये जो भी सब्सिडी की बात कर रहे हैं, जो रेवेन्यू शेयर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये इनके मामला फंस सकता है। इसलिए इन पर जो है एक लीगल मैटर को देखना आवश्यक है। अगर आगे देखा जाए तो OTT जो सर्विस है, जो एक देखा जाए इसका अपना एक खुद का मार्केट है। ये मार्केट किस पर डिपेंड है, एक्चुअली में जो कंटेंट प्रोवाइड करा है उनकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट पर डिपेंड करेगा, उनकी क्वालिटी ऑफ स्ट्रीमिंग पर, जो स्ट्रीमिंग हो रही है वो HD क्वालिटी की है, 4K है या किस रेजोल्यूशन का मिल रहा है, साथ ही जो साउंड क्वालिटी हो 5.1 सराउंडिंग साउंड दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जो नेविगेशन में आसानी है कि नहीं, उसके डिस्कवरी कंटेंट को डिस्कवर करना कितना आसान है, और साथ ही साथ जो मल्टीपल डिवाइस में अवेलेबल है, वो फ़ोन मोबाइल फ़ोन पर भी अवेलेबल हो, टैब पर भी अवेलेबल हो, लैपटॉप कंप्यूटर पर भी अवेलेबल हो। तो अगर देखा जाए मल्टीपल डिवाइस में अगर अवेलेबल है तो उससे कंज्यूमर को जो है काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। इस तरीके देखा जाए तो कंज्यूमर भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, वो कंपैरिजन कर सकता है, जो पेमेंट कर रहा है प्राइस उसकी वो एक्चुअली बेनिफिट मिल सकती है, उसको अल्टरनेटिव मैकेनिज्म मिलते हैं। अब देखा जाए जो मार्केट प्लेस जो है इंटरनेट का है, ये लोग चाहते हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो ग्राहक है उनको जो है ये हाईएस्ट बैंडविड्थ दे रहे हैं, तो ग्राहक तो चुनता ही है कि अगर उसको हाईएस्ट बैंडविड्थ मिल रही है, उसको और 5G मिल रही है तो पैसा ज़्यादा पे करेगा, तो यानी उनके जो नेटवर्क की कंडीशन होती है उससे उनको प्राइस मिल रहा है। लेकिन ये चाहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट मार्केट है उसमें दो तरीके से ये पैसा कमाना चाहते हैं। पहला कि ये जो लोग नेट खरीद रहे हैं, जैसे हम लोग मोबाइल रिचार्ज करा रहे हैं तो हमसे ये पेमेंट ले साथ ही जो हम जो ऐप यूज कर रहे हैं, डिज्नी हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम या कोई ऐप यूज करते हैं, तो उससे भी ये लोग चाहते हैं इनकम हो। तो फाइनली हम जानते हैं कोई भी प्राइस होगी वो कंज्यूमर के ऊपर ही आएगा, तो फाइनली जो है वो सब्सक्रिप्शन प्राइस भी बढ़ेगी और ये लोग अपने डेटा के प्राइस भी बढ़ाएंगे। तो फाइनली देखा जाए एक पूरी तरीके से कंज्यूमर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, और ये देखा जाए तो इस तरीके से ये कोई जो है एक लॉजिकल मैटर नहीं बनता है। अगर देखा जाए जो कास्ट ऑफ सेपरेशन इन दोनों मार्केट में, OTT मार्केट और टेलीकॉम कंपनी के पूरी तरीके से सेपरेट होने चाहिए, यही एक लॉजिकल पार्ट है। और इस तरीके से जो कंपनियां जो है डबल डिप लेना चाहती हैं दोनों तरीके से फ़ायदा हो, वो बहुत गलत है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, मान लीजिए कोई टोल प्लाजा हो जहां पर स्पेसिफिक ब्रांड या मॉडल के जो व्हीकल है कार को, उस पर एडिशनल टैक्स लगा दिया जाए, इसलिए कि उनकी जो संख्या में बहुत ज़्यादा पॉपुलर व्हीकल है, उनकी जो है संख्या बहुत ज़्यादा बिक्री होती है, इस वजह से वहाँ से कंजेशन बहुत ज़्यादा जाम लगता है, क्योंकि उनको रोड पर वही गाड़ी ज़्यादा दिखती है। इसलिए हमें कंपनी के ऊपर ही जो है एक बार टैक्स लगा देना चाहिए, फिर वो टोल टैक्स भी पेमेंट करें। इससे क्या होगा, क्या ये एक्चुअल में जो है रीजनेबल है? तो रीजनेबल नहीं है, क्योंकि कार कोई ज़्यादा बिक रही, कोई गाड़ी ज़्यादा बिक रही, तो उस पर हम कंपनी पर ही एक्स्ट्रा टैक्स लगा दें। तो कंपनियों को कुछ कहना इसी तरीके से है कि वो OTT प्लेटफार्म से भी रेवेन्यू लेंगी और ग्राहक से भी पैसा लेंगी, और फाइनली जो है ओवरऑल ग्राहक के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। अब अगर आगे देखा जाए तो जो OTT प्लेटफार्म है ये खुद ही टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक डिमांड पैदा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से नेट की जो है सर्विस जो है बहुत ज़्यादा लोग
नेट का रिचार्ज करा रहे हैं तो फाइनली इन कंपनियों का ही फायदा। कोई अगर 1 GB रिचार्ज कराता था, अब वो 1.5 GB, 2 GB, 3 GB रिचार्ज करा रहा है, तो फाइनली इन कंपनियों का ही फायदा है। और अगर बहुत सारे OTT प्लेटफार्म हैं जो कि स्पेशली इंटरटेनमेंट के हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एजुकेशन से हैं, प्रोफेशनल चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर तभी असर पड़ेगा अगर इस तरीके की कोई चीज़ लाई जाती है। अब देखा जाए तो जो मेन प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं, नेट न्यूट्रलिटी, तो ये नेट न्यूट्रलिटी क्या है? नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर मस्ट ट्रीट ऑल ट्रैफिक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एंड टर्मिनेटिंग टू द इंटरनेट इन द सेम वे। तो जो भी सर्विसें हम जो एक्सेस कर रहे हैं, तो इंटरनेट कंपनियां जो भी ट्रैफिक हैं, वो सबको इक्वल ट्रैफिक जो भी ओरिजिनेट हो रहे हैं इंटरनेट पर या इंटरनेट पर जो माध्यम से टर्मिनेट हो रहे हैं, उनको इक्वल जो है ट्रैफिक देंगे। किसी पर ऐसा नहीं है जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर ऐप है, जैसे सिंपली बात की जाए तो नेटफ्लिक्स को ज़्यादा एक्सेस मिलेगा और अमेजन प्राइम को कम मिलेगा, या किसी दूसरे को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसी जो है एक रूल है और ये चीज़ें अप्लाई होना चाहिए। इसको जो है कोलंबिया के ला स्कूल के प्रोफेसर टिम वू ने 2003 में कॉइंड किया था और ये जो है बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हमेशा रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो हैं इसके ऊपर जो है अपना इन्फ्लुएंस मार्केट में बढ़ाने के लिए उसका जो है दुरुपयोग करती हैं। इसलिए इस पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा मैटर न्यूज में कभी कभी रहता है। जो हम नेट न्यूट्रलिटी की बात करते हैं तो इसमें जो है कहा गया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो किसी तरीके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा एक प्रिंसिपल पार्टिकुलर है जो एक कॉमन कैरिज की तरह काम कर रहा होगा और किसी भी कस्टमर के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेस पर उनको सर्विस दिए जाना चाहिए। इसके एप्लीकेशन देखा जाए तो मॉडर्न इंटरनेट में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में रहे हैं और इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक इससे डिफाइन होती है किसी भी कंपनी की, किसी भी ऐप की। स्पेशली जो ऐप हैं या कोई वेबसाइट है जिस पर जो है ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा या किसी को कम मिलेगा तो एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। अगर सभी को इक्वल मिलता है तो ये कि जो देखा जाए तो एक लीगल भी है और साथ ही साथ साइंटिफिक तरीके से भी, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है। अगर देखा जाए जो दिस प्रिंसिपल दैट हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द इकोनॉमिस्ट, जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने मार्केट पर्सपेक्टिव में उसको एग्जामिन किया, कंपटीशन के अकॉर्डिंग, सबसे कंज्यूमर का वेलफेयर है कि नहीं, इनोवेशन कितना हो सकता है। साथ जो लीगल एक्सपर्ट है उन्होंने भी देखा कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इससे काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है अगर हम नेट न्यूट्रलिटी को गवर्न करते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके ऊपर कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि अगर ये यानी क्रोनिक कैपिटलिज्म को अपनाएं तभी जा करके ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके साथ साथ देखा जाए कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, उनके साथ भी आसान हो जाता है कि वो जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है उसको जो है आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं टेक्नोलॉजी बेस पर, और पॉलिसी एनालिस्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सही हो जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो जो हम बात करते हैं फेयरनेस की, जस्टिस की, इक्वलिटी की, तो नेट न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने पर ही हम फेयरनेस, जस्टिस और इक्वलिटी की बात कर सकते हैं। बेसिस ऑफ ट्राई, तो ट्राई रेगुलेशन में जो चीज़ें हैं कि नेट न्यूट्रलिटी फॉर्म द बेसिस ऑफ ट्राई रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रैफिक फॉर डाटा सर्विस ब्रॉट आउट ऑन February 8, 2006। 2016 से 8 फरवरी से जो है ट्राई ने एक नेट न्यूट्रलिटी को फ्रेमवर्क को बनाया है और उसका पूरा जो है सिस्टम है वो इसी बात पर डिपेंड है कि किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब रेगुलेटरी जो है उनका एक्शन भी ले सकते हैं, जैसा कि फेसबुक ने पहले कुछ कोशिश किया था, उसके ऊपर एक्शन भी लिया गया था। और 28 नवंबर 2017 को ट्राई ने एक कंप्रहेंसिव रिकमेंडेशन को रिलीज किया था, जिसमें कहा गया था कि सभी लोग जो है इंडिया में एक नेट न्यूट्रलिटी को प्रिंसिपल को अप्लाई करें। अगर देखा जाए तो ट्राई जो है उसने कुछ वर्ल्ड लेवल पर भी कुछ देख करके स्टेप लिया है। जैसे देखा जाए तो बॉडी ऑफ यूरोपियन रेगुलेटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन BEREC और ट्राई ने मिल करके एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में दिया एक ओपन इंटरनेट की बात की गई है और जिसको जो है आगे 2020 में रीअफर्म भी किया गया। इस तरीके से हम देखा जाए तो ये जो हम बात कर रहे हैं नेट न्यूट्रलिटी की, ये जो है कंपनियों के ही हित में है और सबसे ज़्यादा है कि जो हम कंज्यूमर वेलफेयर की बात करते हैं, कंज्यूमर वेलफेयरिज्म के पर्सपेक्टिव में देखता है, इसलिए हमें इसे अपहोल्ड करने की आवश्यकता है। इसलिए कंपनियां अगर चाहे OTT प्लेटफार्म की बात करें, उनको उसमें जो है शेयर मिलना चाहिए तो बिल्कुल गलत है। और हमें एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो हमें इंटरनेट को एक फेयर, जस्टिस की जो बात करते हैं, नेट न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जाना चाहिए और OTT की शेयर वाली बात जो है नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है फाइनली जो कंज्यूमर वेलफेयरिज्म है उसको हार्मफुल इफेक्ट झेलना होगा।
नेक्स्ट आर्टिकल है मोर लाइट लेस साउंड। देखा जाए तो जब भारत में पूरे साल नॉइस पोल्यूशन को कोई ध्यान नहीं देता है, इस समय देखा जाए आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है, मेंस जो है क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, और उसे पूरे स्टेडियम में हम देख रहे हैं पूरी लाइटनिंग और जो है फायर क्रैकर प्रयोग किए जा रहे हैं। उससे किसी को प्रदूषण नहीं हो रहा है, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग बैठे हैं। लेकिन जैसे दीपावली आ रही है, हमने देखा कि अखबारों में भर गए हैं, अब पूरे न्यूज़ टेलीविज़न पे न्यूज़ भर गए हैं कि दिल्ली में जो है अब एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बिगड़ गई, पूरे देश में बहुत प्रदूषण हो रहा है। और जो फेस्टिवल ऑफ लाइट दीपावली है, अब इसको जो है एक इस तरीके से दिखाया जाता है कि ये बहुत बड़ा प्रदूषण का त्यौहार बन गया है, जबकि जो है क्रिसमस पर 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को ऐसा कोई प्रदूषण नहीं होता है। उस दिन ऑक्सीजन पैदा होता है पटाखों से। तो आइए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या डिस्कस किया गया है। टू अबेट नॉइज क्राइसिस गवर्नमेंट मस्ट प्रिवेंट मेकिंग अ वायलेटिव फायर क्रैकर। तो गवर्नमेंट को जो है एक वायलेटिव फायर क्रैकर बनाने से प्रिवेंट करना चाहिए। लेकिन ये सच है, लेकिन सिर्फ ये दीपावली तक ही रहेगा या क्रिसमस और 1 जनवरी के लिए भी होगा, इसको जो है आर्टिकल में मेंशन किया जाना चाहिए। जैसा कि हमने देखा था, इससे पहले भी आया था कि दीपावली के अगले 2 दिनों बाद से ही सरकार के सारे जो है रेगुलेशन खत्म हो गए थे पिछले साल। तो जो फेस्टिवल ऑफ लाइट है, इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि हमें एक इसे फेस्टिवल ऑफ नॉइस जो जनरेट करता है उस तरीके से नहीं बनाना चाहिए। जो फायर क्रैकर है स्पेशली, जिससे हम जॉयस सेलिब्रेशन पूरे वर्ल्ड में होता है, उससे हमें ध्यान देने की जरूरत है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और बहुत ज़्यादा लाउड साउंड निकलते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल रिलीज होते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा फ्यूम उससे रिलीज होता है कम्बस्टन के समय में, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। 2018 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है एक लेस नॉक्सियस और लेस नॉइजी जो है ग्रीन क्रैकर के कंसेप्ट को लाया था, जिसमें कहा गया था उसमें जो है नॉइज भी कम होगी और जो पोल्यूटेंट मटेरियल है, जो नॉइज केमिकल हैं, जो फ्यूम है, उसका भी जो रिलीज काफ़ी कम होगा। अगर देखा जाए तो नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 की बात की जाए तो उसमें कहा गया है कि जो फायर क्रैकर है साइलेंस जोन में वर्स्ट नहीं किया सकते, वहाँ पर पटाखे नहीं फोड़े जा सकते। और ये साइलेंस जोन डिसाइड कौन करेगा, तो स्टेट की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और वहाँ पर ये डिसाइड किया जाएगा कि रात को 10 बजे के बाद पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे। सुबह में भी जो है 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में ही, डे टाइम में ही छोड़े जा सकते, रात में नहीं छोड़े जा सकते। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर फायर क्रैकर की जो लाउडनेस है वो 75 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर 55 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो रही अच्छी बात। अगर देखा जाए जो नॉइज़ की बात है, जो द रूल अलाउ पीपल टू रजिस्टर ए कंप्लेंट इफ द नॉइस ओवर शूड बाई 10 डेसिबल लेक ड्यूरिंग डे टाइम। उन्होंने कहा कि डे टाइम का जो बात की जाती है कि हम जो डे टाइम की जो नॉइज की कैपेबिलिटी है, कितना ज़्यादा हम हियर कर सकते हैं, अगर उससे 10 डेसिबल ज़्यादा हो जाए तो लोग कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हैं। अगर देखा जाए तो जो डेसिबल स्केल होता है साउंड की, जो इंटेंसिटी को हम मेजरमेंट करते हैं, ये लॉगरिथमिक स्केल पर होता है। लॉगरिथमिक स्केल का मतलब अगर 10 और 20 के बीच जो है 10 का नहीं बल्कि 10 गुना का डिफरेंस होता है, यानी 10 गुना जो है पूरी एकास्टिक प्रेशर बढ़ जाएगा। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा लाउड इन्वायरमेंट में लाउडनेस क्रिएट करेगा। जो स्पेशली जो लोग सो रहे हैं रात में उनको डिस्टर्बेंस होगा, स्ट्रेस, कुछ लोग एंजाइटी में चले जाते हैं, कुछ लोगों की जो है कान प्रॉब्लम आ जाती है, सुनने में समस्या आती है, कुछ लोगों को है कार्डिक अरेस्ट भी आ जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इससे देखा जाए तो 80 डेसिबल से ज़्यादा जो है ऑफिस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑफिस में अगर होता है साउंड पोल्यूशन तो वहाँ पर हाइपरटेंशन की समस्या आ जाती है। इसके अलावा देखा जाए अगर 50 डेसिबल से ज़्यादा रात में साउंड होती है तो बहुत सारे लोगों को जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, और एक बहुत सारा जो है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और एक हैप्जार डेवलपमेंट हो जाता है। अगर देखा जाए तो जो मेनी रिलीजियस ओकेजन है बिकम सिनोनिमस विथ ए नॉइजी सेलिब्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द आवर। इसे बात की जाए मेनी रिलीजियस ओकेजन की बात की जाए तो एक्चुअली वो दीपावली की ही बात कर रहे हैं कि दीपावली के टाइम में फायर क्रैकर जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसकी जो है लाउडनेस जो है 90 डेसिबल के भी पार कर जाती है। और कभी कभी देखा जाए तो जो है 10 सेकंड में ही 90 डेसिबल होता है, फिर अगले के नॉइज़ ख़त्म हो जाती है, फिर 50 से 90 चला जाता है। इस तरह देखा जाए तो 50-90 के बीच जो वेरिएशन होता है उससे कान के पर्दों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारा स्वयं मानना है पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। ये लाइट ऑफ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, इससे जो है रोशनी
का ही त्यौहार बनाए रखना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें एक पूरी तरीके से नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेस पर होना चाहिए। सिर्फ दीपावली में नहीं, पूरे साल 365 दिन ही इसको बैन किया जाना चाहिए, न कि केवल एक हफ्ते के लिए दीपावली में। तो अब देखा जाए तो इसमें जो है अब हमारे पास क्या है, इन्फोर्समेंट किए जाने चाहिए। भारत सरकार की तरफ से जो है पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को देखते हुए नॉइज़ पोल्यूशन पर कंट्रोल किए जाने चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और साथ ही जो स्टेक होल्डर है, पब्लिक है, इसको भी जो है इसको ध्यान देने की जरूरत है कि जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसे मिटिगेट करना हमारा टारगेट होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, हमारा खुद मानना है कि पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन हाँ ये जो है बैन एक पर्सपेक्टिव में नहीं होना चाहिए, एक पूरे होलिस्टिक अप्रोच के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है द कल्ट ऑफ ऑपरेशनल सुपीरियरिटी फ्रॉम इजराइल टू इंडिया। अगर देखा जाए तो ये जो आर्टिकल है स्पेशली इस पर्सपेक्टिव में लिखा गया है कि जो इजराइल है और उसके बाद जो है भारत है, ये सरकार जो है लगभग एक ही जैसी पॉलिसी अपना रही हैं। भारत का पाकिस्तान के साथ जो पॉलिसी है और इजराइल का जो है पैलेस्तीन या हमास के साथ। अगर देखा जाए तो इसमें आर्टिकल में जैसा कि हम शुरू से जानते हैं 7 अक्टूबर को जो हमला किया हमास ने और बहुत सारे लोग मारे गए, उसके बाद जो है ये कहा गया कि जो उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी थी इजराइल की, वो जो प्रिवेल करती थी, जिसको माना जाता कोई तोड़ नहीं सकता, वो कोलैप्स हो गई है। और अगर देखा जाए कि मिराज की तरह प्रयोग किया होता था कि जो है मोसाद है, जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो इतनी स्ट्रांग है कि पूरी दुनिया की सबसे स्ट्रांग एजेंसी है, कोई उसके जो है उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन उसने जो है हमास ने 500 रॉकेट दागे और वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। अब देखा जाए तो इसमें ये कहा गया है स्पेशली कि जो इजराइल है एक्चुअल वो वही समस्या को बढ़ा रहा है, हमास जो है समस्या को नहीं बढ़ा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे पैलेस्टीनियन बच्चे और इनोसेंट पीपल मारे जा रहे हैं। लेकिन इससे ये भूल गया कि जो हमले की शुरुआत हमास ने किया है, इजराइल ने नहीं। हाँ ये अलग बात है कि दोनों का युद्ध उसी तरीके से चल रहा है जो शुरुआत 1948 से हुई है। लेकिन इस आर्टिकल में जितने भी आर्टिकल लिखे गए हैं, कोई व्यक्ति इस बात को नहीं देख रहा है कि भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उस पर पाकिस्तानी आर्मी जो है हर हफ्ते 2-4 आर्मी पर्सन को मार देती है, उसके किसी को चिंता नहीं है। और हमेशा जो है कश्मीर भारत का हिस्सा कब बनेगा इसका किसी को चिंता नहीं है। तो वो लोग जो है पैलेस्तीन की चिंता ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं। अगर देखा जाए मैनेजिंग रेदर देन सॉल्विंग, तो इजराइल इस आर्टिकल का कहना है कि इजराइल जो है एक्चुअल में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पक्ष में नहीं है, वो सिर्फ उस प्रॉब्लम को मैनेज कर रहा है, टैकल करने का। 2008 से ऐसी प्रक्रिया शुरू हुआ। इजराइल ने जो है अपना जो रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं उसको जो है उस कैंपेन को जो गाजा में कर रहा था उसको थोड़ा सा लिमिटेड किया, उसको थोड़ा कम किया, जिससे क्या हो रहा है कि मिलिट्री कैपेबिलिटी उसकी जो है रॉकेट लॉन्चिंग की तो घट रही है, लेकिन एक्चुअली हमास घट रही है। और वो जो है इजराइल अपना बढ़ा रहा है धीरे धीरे, लेकिन लॉन्च नहीं कर रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमास भी लॉन्च नहीं कर रहा था, हमास की कैपेबिलिटी घट रही है, ऐसा माना जाता था। लेकिन हमास ने 500 जब रॉकेट दागे, इस आर्टिकल को इस बात से हम सहमत नहीं हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो रिटेलिएशन में बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं और करीब करीब अब प्रेजेंट टाइम में 10,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियन के मारे जाने की खबर है। अब बात ये आती है कि जो ये स्ट्रेटजिक रूप से कॉन्सेप्ट बनाया गया है, एक पीरियोडिक एट्रिशन जैसा दिख रहा है कि कुछ हर 2 साल 3 साल पर जो है बहुत बड़ा अटैक होता है, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होने की सिचुएशन दिख रही है, उससे मैनेज ही केवल किया जा रहा है। लेकिन ये एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष की बात की जा चाहिए। इसके में देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, वो जो है 2 स्टेट सोल्यूशन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर बता दें पहले जब 1948 में बात चली, 1948 और उसके बाद 1967 तक पैलेस्तीन वाले भी कहते थे कि 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं हो सकता, हमें पूरा पैलेस्तीन बनेगा, कोई इजराइल नाम का देश नहीं बनेगा। लेकिन बाद में जो है जब ये लोगों की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अभी खुद अपने ज़मीन पर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की। लेकिन अब इजराइल कहता है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हम नहीं करेंगे। ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच यही है कि दोनों ही एक दूसरे के जो है अधिकारों की बात नहीं करते, सिर्फ अपने अधिकारों की बात करते हैं। अब देखा जाए तो पैलेस्टीन अथॉरिटी जो है एक्चुअल में वेस्ट बैंक में जो है रूल करते हैं और जो हमास है वो गाजा में रूल करता है। तो इन दोनों के बीच स्वयं ही नहीं पड़ती है। और एक्चुअल में इजराइल ने ही हमास को जो है बढ़ावा दिया था, जिससे कि ये जो पैलेस्टीन अथॉरिटी है, जो उनका एक आर्मी
पर्सनल था वो जो है वीक हो सके। लेकिन अब देखा जाए इनमें ही आपस में प्रॉब्लम चल रही है, और देखा जाए तो पैलेस्टीन अथॉरिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा वीक रही है, और इजराइल पैलेस्तीन का डिस्प्यूट देखा जाए तो उसे एड्रेस करना प्रेजेंट टाइम में पॉलिटिकल प्रोसेस के माध्यम से संभव नहीं दिख रहा है। अब देखा जाए तो इजराइल ने जो है एक स्ट्रेटजी कॉन्सेप्ट बनाया है कि एक पीरियोडिक एट्रिशन करते रहेंगे, हमले करते रहेंगे, जिससे कि जो कैपेबिलिटी है पैलेस्टीन की जो है वो हमेशा जो है बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंटेंट न बन सके, एक डिस्प्यूटेड हमेशा रहे। और डिस्प्यूट की वजह से क्या होगा, क्योंकि एक्चुअली जैसा कि हमने कहा हमास और पैलेस्टीन अथॉरिटी जो प्रेसिडेंट है उनके बीच खुद डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट बना रहेगा तो टू स्टेट पॉलिसी नहीं आ सकती है। अब देखा जाए तो जो इजराइल की बात करते हैं, ऑपरेशनल सुपेरियरिटी की बात की जाती थी, अब वो समाप्त हो चुकी है, ऐसा हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले के बाद ऐसा हो गया है। लेकिन अब इसके बाद देखा जाए तो इंडिया के रेफरेंस में हम बात करें, इंडियाज हैंडलिंग ऑफ पाकिस्तान, तो भारत जो है पाकिस्तान को किस तरीके से हैंडल करता है, तो नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है ऐसा माना जा रहा है इसी तरीके से वो भी जो है हैंडल करते हैं, और भारत जो है अनस्टॉपेबली राइजिंग इंडिया बन रहा है, और इसको जो है अब रोका नहीं जा सकता है। जो डिफेंस मैटर की बात की जाए तो उसमें ऐसा माना जाता है कि हमने भी कुछ ऐसे ही कमेंडेबल एफर्ट किए हैं, और क्योंकि हमारे पास देखा जाए तो पहले 2021 से पहले 2020 अप्रैल के पहले एक्चुअली भारत चाइना 1976 के बाद 1976 से 2020 के बीच में एक भी गोली नहीं चली थी, कोई जो है एट्रिशन नहीं हुए थे, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए थे, इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित बॉर्डर माना जाता था। लेकिन वहाँ पर जो है जो विवाद हुए उसके बाद से बहुत सारे जो है पर्सनल जो पाकिस्तान बॉर्डर पर थे उन्हें चाइना बॉर्डर पर शिफ्ट किया गया है, क्योंकि वहाँ पर सीज फायर को हमें कंट्रोल करना, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर को हमें मेंटेन करना है, संघर्ष विराम को बनाए रखना है। अब इससे क्या होता है कि जो पाकिस्तान जो कार्प्स थे, जो पर्सनल थे, अब उनके ऊपर थोड़ा सा बर्डन आया, लेकिन अब उससे जो है उनकी कैपेबिलिटी को और बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास अब 2 फ्रंट पर दुश्मन पहले इनडायरेक्ट था, अब हमें डायरेक्ट दिख रहा है। लेकिन अब इसमें देखा जाए पूरी ऑपरेशनल सुपेरियरिटी की बात की जाए तो इसमें ये कहा गया आर्टिकल में कि जो भारत सरकार है एक्चुअल में वही पॉलिसी अप्लाई कर रही है। भारत सरकार जो है अपने टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट कर रही है, और स्पाइस स्मार्ट प्रिसाइज इम्पैक्ट कास्ट इफेक्टिव मिसाइल बना रहे हैं, और एक्चुअल में पनेटिव अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान पर। हमें नहीं समझ आ रहा आर्टिकल कैसे लिखा गया है। भारत सरकार पनेटिव ऑफेंस नहीं कर रही, वो रिटेलिएशन में केवल काम किए गए हैं। अब देखा जाए तो इनका ये मानना है कि जो भारत जो भी काम कर रहा है, एक मिस्टीरियस असैसिनेशन के बाद जो बहुत सारे एंटी इंडिया टेररिस्ट जो है पाकिस्तान में मारेंगे, उसमें भारत सरकार का हाथ है, जैसा कि आर्टिकल कह रहा है। और इसके बाद देखा जाए तो बहुत सारे जो है चीज़ें भारत में हुई हैं, वो इनका मानना है आर्टिकल का कि वो भारत सरकार ने स्वयं नहीं किया, उसमें जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इजराइल की मदद ली गई, और इजराइल की मदद से ही ऐसा किया गया है। तो अगर देखा जाए तो भारत सरकार जो है एक इंडिया हैज रिजेक्टेड द नोशन ऑफ एड्रेसिंग द थ्रेट पॉलिटिकली, तो भारत सरकार अब जो किसी भी तरीके के पॉलिटिकल थ्रेट को बात को इग्नोर कर सकती है, और जम्मू कश्मीर के जो ऑटोनॉमस स्टेटस था उसको एब्रोगेट कर दिया गया। उसको एब्रोगेट करने के पीछे का ही कारण था, जैसा कि आर्टिकल कह रहा है कि जो 2019 में एब्रोगेट की इसे सिग्नल दिया गया है कि जो कश्मीर का डिस्प्यूट है अब ये इररिवोकेबली जो है एक नॉन निगोशिएबल हो चुका है, और हम पाकिस्तान से किसी भी तरीके से बात नहीं करेंगे जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये तो अच्छी बात है, आर्टिकल इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। हम किसी भी तरीके से भारत पाकिस्तान की बातचीत होनी ही क्यों चाहिए। बातचीत होने का नतीजा यह था कि सिंधु नदी भारत के जो पंजाब से गुजरने वाली, पश्चिम भारत से गुजरने वाली जो 6 नदियाँ उन पर बंटवारा हो गया, सिंधु जल समझौता हो गया, उससे भारत को सिर्फ नुकसान हुआ। इसी तरीके के और नेगोशिएशन किए जाएंगे तो भारत को नुकसान ही होता रहेगा, और टेररिस्ट जो है भारत में हमले करते रहे। तो ये आर्टिकल तो मुझे नहीं लगता है इसने खुद कुछ गलत ही तरीके से क्रिटिसाइज किया है भारत की पॉलिसी को। इसके अलावा देखा जाए तो जो भारत की जो है इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा थ्राइव कर रही है, काफ़ी ज़्यादा हम फल फूल रहे हैं, ये हमारी अपनी एक एडवांटेज है, पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है। आगे देखें अगर व्हाई शुड इट गेट बैक डाउन इन द टर्टुअस प्रोसेस फुल ऑफ स्पॉइलर। अब देखा जाए तो इसमें इजराइल के रोल को हम मेंशन कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल प्रोसेस में है डिविडेंड्स। अब पॉलिटिकल प्रोसेस में देखा जाए जो पाकिस्तान की आर्मी है या पॉलिटिकल एलिट हैं, उनका ये मानना है, उनको जो है कुछ गेन कर रहे हैं कि वो जो टेंशन क्रिएट हुआ है भारत के साथ में, वो देखा जाए तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की वजह से हुआ है। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप क्या है, जो आतंकवादी हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो IMF ने खुद पाकिस्तान से कहा कि लोन तभी देगा जब इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप पर वो जो है कंट्रोल करे, उनको जो है जेल में डाले।
लेकिन पाकिस्तान स्वयं ही ऐसा नहीं कर रहा है। तो हमको तो अपनी कैपेबिलिटी बिल्डिंग करनी है कि कैपेसिटी को बिल्ड करना है, जिससे कि हमारे जो है एक एंटी स्टेट जो टेररिस्ट चल रहे हैं उन्हें काउंटर किया जाए। दूसरे जो है हमें चाइना पर अपने डिपेंडेंस को भी कम करना है। हमारे जो इकोनॉमी है बहुत हद तक हम जानते हैं चाइना पर ही डिपेंडेंट है, इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट इंडिया की बात की जाए तो भारत को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो इंटरनल मैटर है वो हमारे किसी भी तरीके से एक्सट्रीमिस्ट जो वायलेंस हो रहे हैं उसे हमें रोकना है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए साउथ एशिया में हम जानते हैं रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा पीस है। इसके पीछे का कारण ये है कि भारत और पाकिस्तान, चाइना, इन तीनों के पास जो है न्यूक्लियर बम है। न्यूक्लियर बम होने की वजह से कोई कंट्री एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हमको पीस देखने को मिलता है। लेकिन पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल है जिन कंट्री ने, स्पेशली चाइना ने, अन्य कंट्री, यूरोपियन कंट्री की लिबरल पॉलिसी ने उसको इस जो है शिखर पर पहुंचाया है कि इसके पास एटम बम है। तो ये था आज का आर्टिकल। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।